मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एक स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाने के लिए जा रहे हैं वास्तविक संख्या का सेकेंड पार्ट। तो चलिए सेकेंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 11 से शुरुआत किया गया है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़िए, समझिए और प्रैक्टिस कीजिए कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न का जो है जवाब किस तरीक़ा से दिया जाता है। क्योंकि जब तक आप पूरे कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे, आप जो है किसी भी मैथ को नहीं बना सकते हैं। आप अनठिकानी भेटा लगा करके आइएगा, आप मैट्रिक पास अच्छा तरीक़ा से नहीं कर पाइएगा। तो चलिए, आप जो है बहुत ही आसान सवाल रहता है और बहुत ही ध्यानपूर्वक आप पढ़िए। आपके लिए जो है वास्तविक संख्या का कोई भी सवाल आएगा वो आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। आप ऐसे देखिएगा, कुछ तरीका है उसको याद रखिएगा, फटाफट बनते चले जाएगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और अपने सभी साथियों को बोलें कि सर का चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह का ढेर सारा वीडियो आते रहेगा जब तक आपका एग्जामिनेशन 2027 वाला जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा है वो समाप्त ना हो जाए। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो क्या कह रहा है कि संख्या 0.32 पर क्या है, बार है, को P/Q के रूप में लिखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। जैसे कि आपको 32 लिख देना है, जिस संख्या पर बार नहीं होगा उसको माइनस कर देना है। तो माइनस कर दिए, 9 लिखेंगे क्योंकि एक संख्या पर बार है तो 9 लिखेंगे, और एक संख्या पर बार नहीं है तो एक 0 लिखेंगे। आप देखिए 32 में से जो है 3 को घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 29, और बटे कितना हो जाएगा 90। तो 29/90 आप खोज लीजिए कि कहाँ पर है। कितना आसानी से आपको बता दिए। तो ऑप्शन नंबर बी। तो आप इसी तरीक़ा से समझते जाइए, आपके लिए आसान हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्या कहता है, ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है कि 2, 10 और 20 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात ज्ञात करें। तो देखिए 2 का खंड करेंगे तो 1 गुना 2। चलिए 10 का खंड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 गुना 5। 20 का खंड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 5। तो सब में जो शामिल होता है वो क्या कहलाता है, कॉमन एचसीएफ। तो एचसीएफ तो हो गया 2। एलसीएम कितना होगा, एलसीएम तो देखिए 1, 2 सब में शामिल है तो जो शामिल है उसको भी लिखेंगे और जो शामिल नहीं है उसको भी लिखेंगे, और गुना 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है तो सिंगल 5 होगा। तो 5 दूना 10 और 10 दूना 20 हो गया। तो ये दोनों का क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है अनुपात, मतलब एलसीएम बटे एचसीएफ। तो एलसीएम कितना हो गया 2 और एचसीएफ कितना हो गया 20। तो 2/20, 2 एकम 2 और 2 से कट जाएगा 20 10 बार में, तो 1/10 हो गया, मतलब 1:10। 1:10 कितना हो गया 1:10। तो एलसीएम बटे एचसीएफ, तो एलसीएम हो गया 20 और सॉरी यहाँ पूछ रहा है कि एलसीएम बटे एचसीएफ, ठीक है। तो एलसीएम जो है कितना हो गया 20, एलसीएम है 20, यहाँ हमने उल्टा लिख दिया है। चलिए तो यहाँ आप समझने का प्रयास कीजिए कि कह रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात। तो एलसीएम को ऊपर लिखना पड़ेगा और एचसीएफ को नीचे लिखना पड़ेगा। तो एलसीएम कितना है, एलसीएम निकला है 20, तो 20 को ऊपर रखिए, और एचसीएफ कितना निकला है 2, तो 2 एकम 2 और 2 से भागा लग जाएगा 20 में, तो 10 हो जाएगा। तो 10/1 हो गया,
बराबर हो गया 10:1। तो देखिए 10:1 ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही जवाब है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 को समझने का प्रयास कीजिए। दो संख्याओं a और 18 का एलसीएम 36 है तथा एचसीएफ 2 है, तो a का मान क्या होगा। वास्तविक संख्या का जो फर्स्ट वीडियो है उसमें आपको बहुत सारा फॉर्मूला इसके विषय में बता दिया गया है, लेकिन फिर आपको हम बता देते हैं कि सबसे आसान तरीका है कि पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ। चलिए तो अब देखिए दो संख्याओं a और 18, मतलब पहला संख्या a है और दूसरा संख्या 18 है, तो a गुना 18 बराबर का एलसीएम 36, तो एलसीएम हो गया 36 तथा एचसीएफ 2, तो एचसीएफ 2, तो a का मान निकालना है, तो a बराबर हो जाएगा 36 गुना 2 और बटा में हो जाएगा 18, 18 एकम 18, 18 दूना 36, तो 2 दूना 4, 4/1, 1 से भागा लगाएंगे 4 में तो 4 ही होगा। तो देखिए कितना आसानी से निकल गया। तो ऑप्शन नंबर सी जो है जवाब बिल्कुल सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 को आप समझने का प्रयास कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है अभाज्य संख्या से संबंधित सवाल है और अभाज्य संख्या में बहुत तरह का क्वेश्चन बन के आता है। तो देखिए क्या कह रहा है कि यदि p और q दो अभाज्य संख्या है, मान लीजिए p और q, p का मान मान लीजिए 2 और q का मान 3, क्योंकि 2 भी अभाज्य संख्या और 3 भी अभाज्य संख्या है, तो एलसीएम, तो मान लीजिए कि 2 और 3 का जो एलसीएम निकालेंगे तो क्या करेंगे, 2 को 3 से गुना कर देंगे, मतलब 6 होगा। तो उसी तरह से बोलता है कि p और q दो अभाज्य संख्या है, तो उनका एलसीएम क्या होगा, तो p को q से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो p गुना q बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। जिस प्रकार से 2 और 3 एग्जाम्पल देकर के आपको समझाएं, दोनों को गुना कर दिए, ये गुना के रूप में है और ये गुना कर दिए, तो p और q को उसी प्रकार से जो है क्या कह रहा है कि यदि p और q दो अभाज्य संख्या है, तो दो अभाज्य संख्या, अगर दो अभाज्य संख्या का एलसीएम अगर निकालने के लिए बोलेगा तो दोनों संख्या को क्या कर देना है, गुना कर देना है। तो पहला संख्या p है और दूसरा संख्या q है, तो उसका जो गुणनफल होगा वही क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो शांत के लिए आपको बताया गया था कि q जो है 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप का यदि होगा q, तो वो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो चलिए पहला ऑप्शन को हम लोग चेक करते हैं। तो 15/1600 है, तो q का मान हो गया 1600, तो चलिए 1600 का खंड करके देखते हैं, 2 से 800, फिर कितना हो गया 400, फिर 200, फिर कितना हो गया 100, फिर 2 से 50, फिर 2 से 25, फिर 5 है 25, फिर 5 एकम 5। तो कहने का मतलब हो गया कि q का जो मान है वो 1600 है, और 1600 को हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 पर पावर 6 और गुना 5 दूगो है तो 5 पर पावर 2, मतलब q जो है वो 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप का है, इसलिए शांत है। जब ये शांत है तो ये तीनों ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसको चेक कीजिए या नहीं कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको पूछ रहा है किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो पहला ही नंबर में पता चल गया कि इसका जो है दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप जो है, आपसे बार बार बोला जाता है कि आप जो है इस तरह का वीडियो जो हम बना रहे हैं बहुत ही आप मन से दिल से पढ़िए, आपके लिए सारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव बनाने में कोई समय नहीं लगेगा। बिहार बोर्ड 100 ऑब्जेक्टिव पूछता है, 50 ऑब्जेक्टिव जो है आप ऐसे हुए हंसते हुए
आराम से सॉल्व कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस तरह का वीडियो चैप्टर बाय चैप्टर हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए और इसका भरपूर फायदा उठाने के लिए। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। चलिए अब हम समझने का प्रयास करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, जो अपने आप में बहुत ही खतरनाक सवाल है। तो चलिए, यदि 130 बराबर 15 गुना 8 जोड़ 10 तथा HCF 130,15 बराबर HCF 15,x हो तो x का मान क्या होगा। तो आपको ये बात पता है कि ये जो सेटिंग है किस रूप में सेटिंग है, a बराबर BQ प्लस R, मतलब भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। तो आपको सिर्फ एक छोटा सा ट्रिक याद रखना है। वो ट्रिक क्या है हम आपको बता देते हैं। ट्रिक है HCF A, B बराबर HCF B, R, दोनों आपस में बराबर होता है। तो कहने का मतलब जो है A, B भाज्य बराबर भाजक, भाज्य बराबर होता है भाजक, मतलब A जो है भाज्य है और B क्या है, भाजक है। तो भाज्य और भाजक का HCF, उसके बाद B जो है क्या है, भाजक, और R क्या है, रिमाइंडर, शेषफल, उसका जो है HCF, दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि देखिए HCF A, B मतलब 130,15 है, 130,15 है, मतलब A का मान कितना है, 130 है और B का मान कितना है, 15 है। तो देखिए वहाँ यहाँ लिखा हुआ है HCF 130,15। अब जो है HCF क्या है, B, R है, तो B का मान कितना है, 15 है, और R के जगह पर R को हम रहने देते हैं, नहीं R नहीं है, R के जगह पर X है, तो X लिख देते हैं। चलिए R के जगह पर क्या है, X लिख देते हैं। तो कहने का मतलब है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, उसी को लिखा जाता है A बराबर BQ प्लस R। तो HCF जो है A, B और HCF B, R दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो A का मान है 130 और B का मान है 15, यहाँ पर B का मान है 15 और R का मान क्या है, X है, यहाँ क्या है, X है। तो X का मान निकालने के लिए बोला जाता है। तो देखिए यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि A बराबर BQ प्लस R, मतलब R का मान क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, R का मान क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कहने का मतलब हुआ कि X का मान 10 हो जाएगा। X का मान कितना हो जाएगा, R का जो मान है वो X के बराबर है। तो R का मान कितना है, A बराबर BQ प्लस R, तो R के जगह पर 10 है, तो R का मान 10 हो गया। तो R का जो मान होगा वो X का मान होगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि X का मान जो है 10 होगा। तो ये छोटा सा ट्रिक याद रखिएगा और आपको ये खतरनाक सवाल बन करके कंप्लीट हो जाएगा। आप फिर से एक बार मेरी बातों को ध्यान से सुनिए कि HCF अगर वो जो फॉर्मेट है 130 बराबर 15 गुना 8 जोड़ 10, A बराबर BQ प्लस R, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष आपको याद रखना है। तो HCF A, B और HCF B, ये क्या है, B, R दोनों आपस में बराबर होता है। तो A का मान है 130 और B का मान है 15, यहाँ B का मान है 15 और R का मान है X। तो R के जगह पर 10 है, तो R और X दोनों एक ही चीज़ है, R का मान X होगा। तो R कितना है, R जो है 10 है, इसीलिए X का जो मान होगा वो 10 होगा, क्योंकि R और X बराबर है और R का मान 10 है, तो X का भी मान 10 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 17 को समझने का प्रयास करते हैं कि 64/455 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो
तो आपको बार बार बोला जा रहा है, बार बार बोला जा रहा है, बार बार बोला जा रहा है कि इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा तो रहेगा। तो कहने का मतलब है कि Q का अगर गुणनखंड 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप का अगर होगा तो वो हो जाएगा शांत। क्या हो जाएगा? शांत। अगर इसके रूप का नहीं होगा तो हो जाएगा अशांत आवर्ती। कहने का मतलब है कि Q का गुणनखंड में टोटल अगर 2 होगा तो शांत हो जाएगा, टोटल 5 हो जाएगा गुणनखंड में तो शांत होगा, 2 और 5 रहने पर भी शांत होगा, 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा संख्या नहीं होना चाहिए। तो देखिए 64/455 है, तो 64/455 है, तो Q का मान हो गया 455, तो 455 का खंड कीजिए। तो देखिए 5 और 5 10 और 4 14 हो गया। चलिए जिस संख्या के इकाई स्थान पे 5 होता है तो वह संख्या 5 से कट जाता है, तो 5 से तो भागा लग जाएगा आराम से, 5 दामा 45 1, फिर कितना से कटेगा? 7 से, 13 7 91, तो 455 मतलब Q का अभाज्य गुणनखंड हो गया 5 गुना 7 गुना 13। कहने का मतलब हुआ कि 5 के अलावे टोटल 5 रहता गुणनखंड में तो शांत हो जाता, या टोटल 2 रहता तो शांत हो जाता, या टोटल 2 और 5 रहता तो शांत होता, लेकिन 5 के अलावे 7 और 13 आ गया, इसीलिए जो है ये शांत नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अशांत आवर्ती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशांत आवर्ती। और एक बात और बता देते हैं, ये जो Q है, ये Q का मान 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है, इस वजह से भी ये अशांत आवर्ती होगा। तो आपको हम यहाँ पे 2 ट्रिक बताएं शांत और अशांत को पहचानने का। तो अभाज्य गुणनखंड में 7 और 13 आ गया, इसीलिए जो है दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत आवर्ती होगा। अब आइए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या है? कितना जानदार शानदार सवाल है। देखिए 4 क्लास का बच्चा को, 5 क्लास का बच्चा को, 6 क्लास का बच्चा को ये सब सवाल पढ़ाया जाता है। तो आप भी बहुत ही आसानी तरीक़ा से समझने का प्रयास कीजिए कि जिस संख्या के एक और स्वयं के अलावे और भी गुणनखंड होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो संख्या एक और अपने आप से विभाजित होती है उसके अलावे भी विभाजित होती है। कहने का मतलब ये हुआ, मान लीजिए कि एक हम 4, तो 4 जो है 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा। तो कहने का मतलब हुआ कि अभाज्य ये है, अभाज्य संख्या नहीं है, ये है संयुक्त संख्या। ये क्या है? संयुक्त संख्या, जिसको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो इसका डिफिनेशन है कि जो संख्या एक और स्वयं के अलावे दूसरी संख्या से भी कटे उसको हम लोग बोलते हैं संयुक्त संख्या, मतलब कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर जैसे मान लीजिए ऐसे ही बोल सकते हैं कि जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। जैसे मान लीजिए 4 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा। तो इसमें जो है गुणनखंड का संख्या 3 हो गया, इसमें गुणनखंड का संख्या 4 हो गया। तो 2 से अधिक गुणनखंड अगर जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड होता है वह संख्या संयुक्त संख्या कहलाता है, कंपोजिट संख्या कहलाता है। तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या है? तो क्या हो जाएगा? 4 होगा। सबसे छोटी कंपोजिट नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पूछ रहा है कि 2 लगातार विषम संख्याओं का HCF क्या होगा। तो मेरे भाई मेरे दोस्त आपको बार बार अभी बताए हैं कि अगर सम संख्या रहेगा 2 4 6 8 10 12, ये लगातार 2 और 4 का निकालेंगे या 4 और 6 का निकालेंगे, 6 और 8 का निकालेंगे, 8 और 10 का निकालेंगे, 10 और 12 का निकालेंगे। अगर 2 लगातार सम संख्या का अगर HCF निकालेंगे तो 2
लगातार सम संख्याओं है ना का HCF 2 होता है। उसी प्रकार से दो लगातार विषम संख्याओं का HCF, तो विषम संख्या मान लीजिए 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया। तो 1 और 3 का निकाल के देखिए, 3 और 5 का निकाल करके देखिए, 5 और 7 का निकाल करके देखिए, 7 और 9 का निकाल करके देखिए, 9 और 11 का निकाल करके देखिए, तो HCF 1 निकलेगा। तो आपको याद रखना है कि दो लगातार विषम संख्याओं का HCF 1 होता है। सम संख्या, दो लगातार सम संख्या का HCF पूछे तो 2 बताना है, और दो लगातार विषम संख्या का HCF पूछे तो 1 बताना है। तो यहाँ क्या बोल रहा है, दो लगातार विषम संख्याओं का HCF क्या होगा, तो 1 होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 को समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, तो क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही ध्यान से आप देखिए और समझने का प्रयास कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है। तो A का मान दिया हुआ है 2 पर पावर 3 और गुना 3, B का मान दिया हुआ है 2 गुना 3 गुना 5। तो एलसीएम निकालने के लिए बोला जा रहा है A, B का। तो देखिए एलसीएम निकालेंगे तो 2 पर पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि जो अधिकतम घात वाला जो संख्या होता है उसी को लेंगे, और गुना ये दोनों में 3 है तो इसको भी ले लेते हैं, और एक 5 यहाँ है, मतलब कॉमन और नॉन कॉमन दोनों को लिया जाता है। तो 2 पर पावर 3 का मतलब हो गया 8, और 3 को 5 से गुना करेंगे 15, और 15 को 8 से गुना कर देंगे 120। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अब आइए निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो आपको फर्स्ट वीडियो में आपको बहुत सारा इस तरह का सवाल बताया गया कि जिस संख्या का वर्गमूल पूर्ण संख्या नहीं होता है वो अपरिमेय होता है। तो √5 क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। 2√3 भी हो जाएगा अपरिमेय। और कहने का मतलब ये हुआ कि आप ध्यान से इस चीज़ को सुनिए और समझिए। फिर से एक बार आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कि √2 है, √3 है, √5 है, √7 है, √11 है, √13 है। इस तरह का अगर रहेगा तो वो हो जाएगा अपरिमेय। क्या हो जाएगा, अपरिमेय। क्योंकि इसका जो वर्गमूल निकालिएगा तो दशमलव में निकलेगा, पूर्ण संख्या नहीं निकलेगा। लेकिन अगर √4 रहेगा, √9 रहेगा, √16 रहेगा, √25 रहेगा, √36 रहेगा, √49 रहेगा, तो इसका वर्गमूल 2 होगा, इसका वर्गमूल 3 होगा, इसका 4 होगा, इसका 5 होगा, इसका 6 होगा, इसका 7। मतलब इसका जो वर्गमूल है वो पूर्ण संख्या है। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इस तरह का संख्या परिमेय संख्या हो जाएगा। तो निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, तो यहाँ देखिए सी नंबर में है √16/2। तो 16 का वर्गमूल निकल जाता है 4, तो 4/2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2/1। तो 2/1 क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी में आपको बताया गया है कि पाई अपरिमेय संख्या है और 2 परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय और परिमेय दोनों का जो योग होता है वो अपरिमेय होता है। और ये तो ऐसे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 2 परिमेय है और √3 अपरिमेय है। परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल जो है अपरिमेय होता है, इसलिए ये नहीं होगा। और √5 जो है वो अपरिमेय है। तो आंसर सी जो है वो बिल्कुल सही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको जो है वास्तविक संख्या से संबंधित आपको सारा ऑब्जेक्टिव हमने बता दिया, और हम आशा करते हैं कि आपको बिल्कुल ही समझ में आ गया होगा। और आप इस तरह का यदि वीडियो देखना चाहते हैं और अपने दोस्तों को भी दिखाना चाहते हैं तो सब मिलकर के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मन लगा करके पढ़िए। और बिहार बोर्ड 2027 में जो है बहुत ही मतलब जो है
बहुत ही अच्छा अंक लाइए और अपने माँ और बाप का नाम रोशन कीजिए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपके लिए हम जो है इस तरह का ढेर सारा वीडियो अपलोड करते रहेंगे और बनाते रहेंगे। अब हम आपसे मिलेंगे, इस तरह का वीडियो जो रहेगा वो बहुपद चैप्टर से संबंधित रहेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को अल्प विराम देता हूँ और आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।